कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज़ से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं और इस कॉन्स्टिपेशन को बहुत सी बीमारियों की जड़ कहा जाता है। और क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस पेरिएनल प्रॉब्लम के बारे में बनाई हैं, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला और बहुत सी और बीमारियों के बारे में हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आपने अक्सर सुना होगा कि पाइल्स है, जो फिशर है, ये कब्ज़ की वजह से हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो जाता है। ये कॉन्स्टिपेशन जो है ये पाइल्स करती है, ये हेमराइड्स करती है, क्योंकि सख्त पखाना जब गुज़रता है, कॉन्स्टिपेटेड होता है जब पर्सन, तो वहाँ से मोके बाहर निकल आते हैं। या फिर ये है कि यही कॉन्स्टिपेटेड सा पखाना जब निकलता है, कब्ज़ वाला पखाना जब निकलता है, तो उससे फिशर हो जाता है, जो कि वो भी एक बवासीर की किस्म है। कॉन्स्टिपेशन और भी बहुत सारे प्रॉब्लम करती है कि इस एरिए से जैसे पाइल्स बाहर निकल रहे होते हैं, अगर दायमी कब्ज़ होती है तो यहाँ से अंतड़ी बाहर निकल आती है, रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है। रेक्टम जो अंतड़ी का आखिरी हिस्सा होता है वो यहाँ से निकल आता है। कब्ज़ की वजह से, हार्ड स्टूल की वजह से फीकल ये जो पखाना होता है ये फंस जाता है। जब ये पखाना फंस जाता है तो अंतड़ियों में रुकावट हो जाती है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं। ये अंतड़ियों की रुकावट भी ये कॉन्स्टिपेशन कर देती है। तो कॉन्स्टिपेशन इतने सारे मसाइल पैदा कर रही होती है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमसे अक्सर हमारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की है कि कॉन्स्टिपेशन पे, कब्ज़ को एक आप डिस्क्राइब करें, एक ऐसी वीडियो बनाएं ताकि हम कुछ आइडिया ले सकें और ऐसी कोई हमें बताएं, अलामात बताएं कि क्या होती हैं और इससे बचाव के, घर पर इसको कैसे बचा जा सकता है। तो ये हमारी आज वीडियो बनाने का मकसद है। लेकिन साथ ये भी है कि जब पेशेंट ऑपरेट करा के हमसे चला जाता है तब भी ये प्रॉब्लम हो रहा होता है और उसे इस कॉन्स्टिपेशन को, इस हार्ड स्टूल को, इसको डील करना पड़ता है। क्योंकि जब इस एरिया में ऑपरेशन हुआ होता है और इस एरिया में क्योंकि अब पेन होता है थोड़ा सा, तो सॉफ्ट नॉर्मल स्टूल भी यहाँ से पास होता है, तो भी पेशेंट को लगता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, मुझे कब्ज़ हुई है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि नॉर्मल पखाना जो होता है और फिर ये जो कॉन्स्टिपेशन वाला पखाना होता है, इसमें क्या फ़र्क होता है, किसको हम कह सकते हैं कि अब नाउ पेशेंट इज़ कॉन्स्टिपेटेड। तो कॉन्स्टिपेशन है क्या? ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा थोड़ा सा पखाना थोड़ा सा सख्त निकलता है तो पेशेंट कह जाता है मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गई है। अगर तो हफ्ते में 3 मरतबा से कम पेशेंट पखाना करता है तो ये कॉन्स्टिपेशन है, या फिर 3 दिन के बाद पखाना आ रहा है, 3 दिन के बाद पखाना आएगा, पेशेंट स्टूल पास करेगा, तो भी हम कहेंगे कि पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड है। पखाना सख्त आ रहा है, मुश्किल से आ रहा है और हार्ड सा, खुश्क सा, सुद्दे से बने हुए हैं, ढेले से बने हुए हैं, तो भी ये कॉन्स्टिपेशन है। फिर ये है कि पखाना मुश्किल से गुज़रता है और दर्द के साथ गुज़रता है। पेशेंट को पेट का दर्द होता है और कोई भी वजह हो, पानी की कमी की वजह से पखाना मुश्किल से गुज़रता हुआ फील होता है, तो भी ये कॉन्स्टिपेशन की अलामत है। इसकी वजह से अंतड़ियों में, पेट में कुड़ल सा दर्द हो रहा होता है, मुश्किल से पखाना पास होता है और ऐसा एहसास होता है पेशेंट को कि पेट फुल है, अभी भी पेट फुल है, हालांकि खाना खाए हुए काफ़ी घंटे हो चुके होते हैं। ऐसा मतलब टाइम से आपने खाना खाया हुआ है और फिर काफ़ी टाइम गुजर गया है, उसके बाद अब ऐसी फीलिंग होनी नहीं चाहिए कि पेट फुल हो, लेकिन क्योंकि पखाना वहीं पे स्टक हुआ होता है, फंसा हुआ होता है, तो गैस सी बनी हुई होती है, ऐसा लगता है कि पेट फुल हुआ है, ऐसा लगता है कि खाना अभी खाया, अभी खाया हुआ है। और पेशेंट को ऐसा एहसास होता है कि अभी भी ना पखाना करना है मैंने, मतलब पखाना कर लेंगे तब भी पेशेंट को, बेचारे को फील होता है कि नहीं मैंने अभी भी पखाना करना है। पेट में ऐसे फील मरोड़ से उठ रहे होते हैं, कुड़ाल पड़ रहे होते हैं, पेशेंट फुलनेस हुई होती है, बड़ी सख्ती से पखाना निकलता है। ये डिफरेंट अलामात हैं, डिफरेंट प्रेजेंटेशन है कब्ज़ की, कॉन्स्टिपेशन की। मुख्तलिफ़ पेशेंट को मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात हो सकती हैं, लेकिन ये याद रखें जब भी आप रूटीन से हटेंगे आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी।
अब हम ये वजूहात आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनमें पखाना जो ना सख्त हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अक्सर पेशेंट ने ये नोट किया होगा, जब भी वो सफ़र पर जाते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये एक वजह है, पता नहीं जगह का इफ़ेक्ट होता है या ऐसे भी होता है कि आपको नॉर्मल टॉयलेट नहीं मिल रहा होता, तो जब आपको पखाना आया होता है और आप रोक लें तो भी एक ये वजह होती है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए। सफ़र पर जाते हैं तो उसमें भी यही सिचुएशन मिल रही होती है, तो कॉन्स्टिपेशन इससे हो जाएगी। जब आप नॉर्मल खाते हैं और जितना खाते हैं और किस टाइम पर खाते हैं उस रूटीन से हटेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। जितना खाते थे और जब आप खाते थे, जिस टाइम आप खाते थे और क्या खाते थे आप, इससे हटेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। सफ़र में भी ये होता है कि आपको चीज़ें रूटीन की नहीं मिल रही होती, आप अपनी उस रूटीन से हटते हैं, मिकदार से हटते हैं। जब भी आप इन चीज़ों से हटेंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। कुछ मेडिसिन से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जैसे आयरन सप्लीमेंट्स आप लेते हैं, ताकत की गोलियां, वो कॉन्स्टिपेशन करती हैं। मल्टीविटामिन्स भी कॉन्स्टिपेशन करती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि आप ये खाना खाने के बाद लें। आयरन सप्लीमेंट्स हों या मल्टीविटामिन्स हों। एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं तो भी वो कॉन्स्टिपेशंस करते हैं, और डायूरेटिक्स हैं, इस तरह से और भी कुछ मेडिसिन्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ये अगर आप लेते हैं तो इससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ऐसी औरतों को जो हमल के साथ होती हैं वो उनमें कॉन्स्टिपेशन होती है, उनको ये प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि ग्रेविड यूट्रस जो हमल जो बच्चादानी होती है, अब उसमें बच्चा ग्रो कर रहा होता है और पेट में अब ज़्यादा स्पेस बन रही होती है, ज़्यादा स्पेस ले रही होती है जो बच्चादानी होती है, तो अंतड़ियों पे प्रेशर आता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जब आप बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े लोगों में कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि एक्टिविटी नहीं होती है, ज़्यादा चल फिर नहीं रहे होते, तो एक किस्म की अंतड़ियाँ सो जाती हैं। तो इन पेशेंट्स में, जो ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं, अक्सर इनमें प्रॉब्लम रहता है, फीकल इन्फेक्शन हो जाती है, पखाना फंस जाता है, क्योंकि एक्टिविटी नहीं होती है। तो बूढ़े लोगों में कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे लोग भी जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। एक्सरसाइज जो होते हैं वो अंतड़ियों की जो मूवमेंट्स हैं उसको रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, लेकिन लैक ऑफ एक्सरसाइज विल कॉज कॉन्स्टिपेशन। जो लोग ज़्यादा पानी नहीं पीते उनमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, क्योंकि ये जो पानी होता है ये अंतड़ियों में जो हमने खाना खाया हुआ होता है उसकी मूवमेंट को एक तो बैलेंस करेगा, उसके साइज़ को बैलेंस करेगा। अगर पानी नहीं होगा तो वहीं पे जो खाना होगा वो सख्त होता जाएगा। प्लस ये होता है कि अगर आपकी डाइट में फाइबर्स नहीं हैं, आप लो फाइबर डाइट लेते हैं, फ्रूट का इस्तेमाल कम करते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल कम करते हैं, सैलड्स का अपने खाने में सैलड का इस्तेमाल कम करते हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये थी कॉन्स्टिपेशन की वजूहात। हमने अलामात भी आपको बता दी हैं और आप लोगों के साथ हमने वजूहात भी शेयर की हैं। तो अब इसका इलाज कैसे करें? घर पर ऐसे कौन से काम करें कि इससे हम थोड़ा जो है ना इसको मॉडिफाई कर सकें अपने लाइफस्टाइल को, और हमारे जो स्टूल है, पखाना है, वो हमारा नरम आए। सबसे पहले तो ये है कि घर पर इलाज कब करें। ऐसी हर कंडीशन में आपने कॉन्स्टिपेशन का इलाज घर पर नहीं करना। अगर तो पेन हो रहा है पखाना करते हुए तो फिर ये फिशर होगा, पहले आप अपने जनरल सर्जन को चेक करवाएं। और अगर ब्लीडिंग हो रही है पखाना करते हुए तो इसका मतलब है कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स या हेमरॉइड्स या मोके मस्से जो होते हैं वो बन चुके हैं, फिर भी आप पहले अपने सर्जन से चेक करवा लें। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, पेन नहीं हो रहा पखाना करते हुए, ऐसा पेन नहीं हो रहा जो कुल्हाड़े की तरह चीर रहा हो, तो ये फिशर वाला पेन नहीं है। और अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है पखाना करने से पहले या फिर बाद में, तो इसका फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं, होम रेमेडीज़ हैं जो आप कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए घर पर कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। वो अब हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कि घर पर करने वाले ऐसे कौन से काम हैं कि आप इस कॉन्स्टिपेशन से जान छुड़ा सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि एब्डोमिनल पेट का मसाज करें। आप
पेट का मसाज करने से, स्पेशली स्टमक का मसाज करने से और पेट वाली जगह का मसाज करने से ये होगा कि आपकी अंतड़ियों में, स्टमक में मूवमेंट आएगी और आपका जो खाना आपने खाया हुआ है जो हज़म होगा, उसके बाद जो स्टूल और पखाना बनता है उसकी मूवमेंट बेहतर होगी और वो आगे पास कर सकेगा, एक जगह पे रुक नहीं जाएगा। आगे मुख्तलिफ स्टेजेस से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ, फिर जो लार्ज अंतड़ियाँ होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वहाँ से होता हुआ फिर ये मकद के रास्ते से बाहर ईज़िली जा सकेगा। तो इसका बहुत अच्छा रोल है एब्डोमिनल मसाज का, स्पेशली स्टमक मसाज। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं और जो हेल्पफुल होगा वो है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हमने वजह भी बताई थी कि पानी का इस्तेमाल कम करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो 7 से 8 लीटर रिकमेंडेड होता है कि दिन में डेली यूज़ करना चाहिए। गर्मियों में तो और ज़्यादा पीना पड़ता है क्योंकि पसीने में ही 1 लीटर तक ज़ाया हो जाता है। तो पानी जब ज़्यादा पिएंगे तो पखाना जो होता है वो सॉफ्ट होगा और फिर उसकी मूवमेंट बैलेंस होगी, पखाना आगे जा सकेगा। पेल येलो कलर का अगर आपका यूरिन आ रहा है तो इसका मतलब है कि पानी यू आर टेकिंग इनफ अमाउंट ऑफ वाटर। अगर तो पेल येलो नहीं है, येलो डार्क येलो कलर का है, इसका मतलब है कि आप पानी कम इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, उससे अंतड़ियों में मूवमेंट भी अच्छी रहेगी और स्टूल जो पखाने की मूवमेंट वो बैलेंस रहेगी। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, आप कॉन्स्टिपेशन से बचना है। अपनी डाइट में अगर हाई फाइबर डाइट यूज़ करेंगे तो आपकी डाइट में अगर फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा है तो उससे ये होगा कि ये आपका जो पखाना होता है, जो आगे जाके बोलस बनता है, फिर पखाना बनता है, वो बल्कि बनेगा। जब वो बल्कि बनेगा तो अंतड़ियों पे स्ट्रेच आएगा और उस स्ट्रेच की वजह से उसमें पेरिस्टाल्सिस आएगी, उसमें मूवमेंट आएगी। आप अगर डाइट में फ़ाइबर ले रहे हैं तो उसमें ये होगा कि कॉन्स्टिपेशन से निजात मिल जाती है। आपका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी डाइट में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फल और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हम इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए, कौन सी सब्जियां लेनी चाहिए। हम एक इस पे वीडियो बनाएंगे कौन सा फूड बेस्ट है जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। लेकिन फिर भी गाजर का इस्तेमाल जो है आप ज़्यादा करें, बंद गोभी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सैलड कोलस्ला होता है जो सैलड हो गया, इसका इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करेंगे, खीरे का इस्तेमाल हो गया। प्लस ये होता है कि आप सेब अगर यूज़ करते हैं तो वो छिलके के साथ अगर इस्तेमाल करें तो उससे भी ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता है। इसके अलावा सब्ज़ चने जो हैं, ब्लैक पीज़ हैं और आलमंड भी, प्लस ये होता है कि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ये भी जो है ना कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने में मददगार साबित होते हैं। ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि लो फाइबर डाइट नहीं लेनी है, प्रोसेस्ड फूड जो होता है वो नहीं लेना है। शवारमा, बर्गर, पिज़्ज़ा और चिप्स जो हो गए, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना है, ये कॉन्स्टिपेशन करती हैं। एक्सरसाइज अपनी लाइफ में डेली रूटीन बनाएं। एक्सरसाइज का मतलब हैवी स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं है, वॉक कर सकते हैं और एरोबिक्स जो एक्सरसाइज होती हैं, स्ट्रेचिंग होती है, वो कर सकते हैं। वॉक का बहुत बड़ा रोल है। इससे ये होता है कि आपकी जो अंतड़ियों की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, अंतड़ियों की जो हरकत होती है वो नॉर्मलाइज रहती है। इसलिए ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है क्योंकि उनमें लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल अगर होता है, हर वक्त बैठने का काम है, तो उसकी वजह से भी ये कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और फिर पखाने वाली जगह की बीमारियाँ जन्म लेती हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बैठने का काम है सारा आपका, उससे ये फिर ये होगा कि ये पाइल्स, फिशर और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फिर जन्म लेती हैं इससे। तो एक्सरसाइज आप अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। इसबगोल के छिलके का बहुत अच्छा रोल है। ये साइलम हस्क बोलते हैं इसको। इसबगोल का छिलका 2 से 3 चम्मच आप नीम गर्म पानी में या फिर नीम गर्म दूध में इसको अगर यूज़ करते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर लेगा। ये 20 टाइम्स इट्स साइज़ जो है ना, अपने साइज़ से 20 गुना ये पानी जज़्ब कर लेता है। तो यूजली रूटीन में रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध में यूज़ करते हैं और साथ ही होता है कि सुबह मुँह नहार भी 2 चम्मच नीम गर्म पानी में इसको इस्तेमाल करते हैं। करना इस तरह होता है कि इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट वेट करना है ताकि छिलका फूल जाए, तो फिर उसके बाद इसको यूज़ करना है। इससे फिर इसका इफ़ेक्ट आएगा और ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगा। लास्ट में हम लैक्सेटिव्स के बारे में बात करते हैं। लैक्सेटिव्स ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं। वैसे तो कुछ ओवर द काउंटर लैक्सेटिव्स भी होते हैं कि विदाउट प्रेस्क्रिप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे डुफ्लेक्स सिरप हो गया। लेकिन कुछ टैबलेट्स होती हैं
डलकोलेक्स की टैबलेट्स होती हैं, बाकी हैं, ये डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो इसमें कुछ ये होते हैं कि ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स होते हैं, पानी को जज़्ब कर लेते हैं। कुछ फिर ये होते हैं कि ये स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स होते हैं कि उसमें ये होता है कि ये अंतड़ियों की मूवमेंट को ज़्यादा तेज़ कर देते हैं। मतलब ये है कि स्टूल सॉफ्ट तो हो गया लेकिन अंतड़ियों की मूवमेंट ऐसी है कि वो मुश्किल से बाहर निकल रहा है, तो उसके लिए फिर स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स होते हैं। इसमें हम डिटेल में वीडियोस बनाएंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि डिफरेंट टाइप्स के लैक्सेटिव्स क्या हैं। लेकिन यूजुअली ये होता है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन जो होती हैं, डोफोलेक्स सिरप हो, लैक्टोलोज हो, ये सिरप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट इसकी अमाउंट होती है। डोफोलेक्स सिरप पे भी हमारी एक वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। थी हमारी वीडियो कॉन्स्टिपेशन के बारे में। काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछना चाह रहे थे। हमने कोशिश की है कि आप लोगों को बता सकें कि ये क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके बारे में कुछ मिथ्स हैं। कुछ अपने हिसाब से पेशेंट कह रहे होते हैं कि अब मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गई है, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन के ज़ुमरे में नहीं आते। तो हमने कोशिश की है कि आप लोगों को ये आइडिया हो क्या चीज़ है। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन इसके बारे में है, तो यू कैन राइट अस इन आवर कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। और हम कोशिश करेंगे कि आपके उन आंसर्स को, क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।